जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर और उसे ज्यादा करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर है आपका 2024-25 वाला, वो 2025 में जनवरी में होना है। तो उसी की शुरुआत करते हैं। बातों का क्या है, बातें तो होती रहती है, फालतू की बातों से क्या मतलब, हमें अपना प्रैक्टिस सेट निकालने से मतलब है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट निकालते हैं अपना। आज का प्रैक्टिस सेट मैं तेजी से खींचूंगा, और क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन हमें करने हैं 1 घंटे के अंदर करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला भी 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला भी 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, रित का विलोम कौन सा होगा? तो रित का विलोम अनरित होगा। अवनत का विलोम कौन सा शब्द है? तो अवनत का विलोम भैया आपका उन्नत है। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, तो आउ प्रत्यय होता है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में उपसर्ग की यदि मैं बात करूं तो आपका उत प्लस लंघन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि प्लस विवाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है भाई, हम बात करना क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में हो गया है। 6 में करिए अभ्यर्थी का कौन सी संधि है? तो देखिए अभ्यर्थी की संधि की यदि हम बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। एक दंत में समास बताइए। एक दंत मतलब एक दांत है जिसका, और एक दांत किसका? गणेश को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, तो भैया बंधन मुक्त में द्वंद्व समास नहीं है। बाकी जिसके दोनों पद प्रधान हो, पहला दूसरा, या एक दूसरे के विपरीत हो, तो वो द्वंद्व समास होता है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ये अपदान है। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो भैया मनोज की यदि हम बात करें कामदेव का पर्यायवाची है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में कहा है आरोग्य का पर्यायवाची क्या है? तो आरोग्य का जो पर्यायवाची होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरोग। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो भैया ये पारलौकिक सही है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है। इनमें से सही शब्द सही इनमें से सही शब्द चुनिए। मतलब किसकी कौन सा सही लिखा हुआ है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बिछो ये ठीक है लिखा हुआ। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कहा है? 13 में कह रहा है रामायण का संधि विच्छेद बताइए। तो भैया रामायण का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा राम प्लस अयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। झंकृत किस शब्द का विलोम है? तो भैया झंकृत निःशब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है द्वंद्व समास है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पद ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास है? तो भैया नारी नर नारी में द्वंद्व समास है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। मतलब कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 16 में। तो तृष्णा ये वाला ठीक है लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। धरती और आकाश के बीच का स्थान, क्वेश्चन नंबर 17। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो कहलाता है अंतरिक्ष। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें क्या कहा है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो वाक्य के शुरू में लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुष प्लस परिणाम, है ना। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या कहा? 19 में कह रखा है कि राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है? तो भैया राम काव्य धारा में राम को जो अवतार माना गया है वो विष्णु का अवतार माना गया है। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में है जो स्थित, अर्थात बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो 20 का बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
और अगर देखें हम तो यहाँ पर तत्पुरुष का भी उदाहरण मिल गया है, परंतु यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। दोनों पदों को मिलाकर जब कोई पद प्रधान नहीं बनता है, अन्य का पद निकलता है, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो 21 में कहा है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, तो कमर कसना मुहावरे के सही अर्थ की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी परिश्रम करना। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, काट का उल्लू का अर्थ क्या होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कहा है काट का उल्लू का अर्थ क्या होता है। तो भैया काट का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, मतलब नकली उल्लू की बात करें, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। निर्देश में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक, मतलब 23, 24, 25 इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर देना है। क्या कहा गद्यांश में, भूषण महाराज ने भविष्य और विशेष नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी छत्रसाल से महानुभवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। और शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेलखंड से जिस मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। इसी सेना से इस महानुभाव से दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे और उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था। तो शिवाजी था भैया, जो कि आपका गद्यांश में दिया है। शिवाजी के पिताजी थे, कौन थे, बीजापुराधीश, जमींदार, ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया गद्यांश की यदि हम बात करें तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, छत्रसाल बुंदेला ने सामना किया था किसका, मुगलों का सामना किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सेशन शुरू होता है अंग्रेजी का। तो भाग नंबर 2 अंग्रेजी, 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होते हैं। 26वें क्वेश्चन में कहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब उल्टा। ये जो लाइबिलिटी है इसका हमें अपोजिट बताना है। इसका हिंदी अर्थ होता है देता, मतलब देने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असिस्ट। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउंस गिवन ब्लॉक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसकी यदि मैं बात करूं तो नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं और उनमें से कौन से सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा ये हमें बताना है। इसमें कह रखा है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन ऑफ गया। तो कहने का मतलब यह है कि पटना की जलवायु गया से अच्छी है। और यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका दैट का प्रयोग किया जाएगा, बेटर देन दैट ऑफ पटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, 28 में क्या कहा है, 28 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब हमसे एडजेक्टिव का यूज पूछ रहा है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा कौन से वाले का, ये हमसे पूछा है। 28 में यदि हम बात करें तो कहा है बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता, यानी पुस्तकें गीता जितनी लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पर शुरू में क्या आएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी फ्यू, यानी कुछ पुस्तकें गीता जितनी पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब होता है फेमस। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें कहा है क्या कहा है कि अवर कैप्टन सेड दैट वी प्ले ए मैच। ठीक है, यानी हमारे कप्तान ने कहा है कि हम एक मैच खेलें। और यदि हम बात करें मैच खेलने की तो यहाँ पर आएगा सेल। ठीक है, बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की बात है। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की,
इसमें कहा है कि fill in the blank with suitable form of adverbs given below the sentence, यानी he was kind to help her। तो इसमें क्या कहा है कि वह उसकी मदद करने के लिए दयालु था। तो यहाँ पर किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, इनफ, यानी उसकी मदद करने के लिए काफी था, यानी पर्याप्त था। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो 31 में क्या कहा है, 31 में कह दिया फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी, यानी कंजक्शन का प्रयोग करना है। इसमें कहा कम यू प्लेस, कम यू प्लेस यानी आइए आप कृपया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कम इफ यू प्लेस। ठीक है, कम माने आइए, इफ माने यदि, यू माने तुम, प्लेस माने स्थान पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए। 32 में भी हमसे फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा है। क्या कहा हमसे कि फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना, यानी ये कह दिया है कि क्वेश्चन नंबर है कहाँ ये है 32। 32 में कह रहा है कि जो फ्रेंच, यानी ये हैगा, ओहो मैंने ये वाला पढ़ लिया था। हाँ, ये कह दिया वी विल इन्फॉर्म ही विल इन्फॉर्म मी अबाउट द मैटर। ही माने उसने इन्फॉर्म में सूचित किया, मी माने मुझे, अबाउट द मैटर यानी इस मामले के बारे में उसने मुझे सूचित किया, है ना, वह मुझे इस मामले के बारे में सूचित करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की यदि मैं बात करूँ तो इन्फॉर्म टू मी आ जाएगा, यानी टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में कह दिया फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ ए पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी भाषा की बात कर दिया, फ्रेंच की बात कर दिया, लैंग्वेज की बात कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज से पहले ए का प्रयोग होगा, तो ए पहले स्टार्टिंग में ही दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, और द प्यूपिल यानी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंच भाषा इंग्लैंड के लोगों की भाषा है, ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 में कह दिया दीज इक्वल कैन बी कैच्ड एट, रिक्त स्थान, फिर खाली जगह भरनी है, ब्रांच ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इन चेकों को बैंक की शाखा में भुनाइए। ठीक है, यह भुनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो आएगा आपका एनी, यानी किसी भी बैंक में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 में क्या कहा, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 35 में क्या रखा है कि वही फिल इन द ब्लैंक है, और मॉडल एक्जुलरी की बात करें कि कौन सी मॉडल एक्जुलरी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसमें कहा द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, यानी मरीज समय पर दवाई ले, तो ये उसके लिए एक आदेश दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो यहाँ पर करिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसे हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे, जरा यहाँ देखिए। इसमें कहा ही इंसाइडेड सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी उन्होंने मेरे दस्तावेज देखे या मैं दस्तावेज को पढ़ रहा था। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑन, यानी सीइंग देखने के लिए, देखने से पहले यहाँ पर सी के साथ ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए। हमसे पूछ रखा एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, यानी मेरे पूरे मित्र, ये सारे मित्र उस पर हंस रहे थे। ठीक है, यानी उसके सभी दोस्त उस पर हंस रहे थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 का प्रीपोजिशन एक्टिव पैसिव की बात कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी हिज का हो जाएगा ही, और फ्रेंड्स और वाज, ही वाज लाफ्ड एट हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, 38 में क्या कह रखा, 38 में हमसे कह रखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन,
यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हमसे बात यहाँ पर कर रहा है। क्या वाक्य दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो। तो इसका जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर पहले को चेक करते हैं, ही आस्क्ड मी, हाँ ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में हमसे क्या कहा है, ये कह रखा है यानी द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रोकन इनटू द पार्ट्स मेक एज बी सी डी, यानी जो क्वेश्चन है उसको ए बी सी डी पार्ट में तोड़ा गया है। वन ऑफ द पार्ट्स हैज एन एरर, यानी किसी एक पार्ट में गलती है और वही पार्ट हमें छांटना है। कौन सा पार्ट छांटना है, कैसे छांटना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 39 यानी 39। ठीक है, तो कौन से पार्ट में त्रुटि है ये हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर कहा है, हैव यू टर्नेड द बुक वाई होम यू ब्रोक, देखो यहीं पर गलती है और ये पार्ट कौन सा है, नहीं 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 यहाँ एक बार, हाँ हाँ ठीक है यही है आपका ए बी और सी, सी पार्ट में गलती है भैया। ये जो आपका दिया है ना वाई होम यू और ब्रोक्ड, यहाँ पर वाई होम का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका गलती है। भाई हम बात करें पार्ट 40 की, क्वेश्चन नंबर 40 की, इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहे हैं पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें। ये कहा है सी शैल बी एक्सप्रेसिव एज द फेवन, तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है क्वेश्चन नंबर 40 में, यानी वह मृगशिरा के समान क्रीडाशील होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो आपका सिमली प्रीपोजन, सिमली जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। 41 में क्या रखा, चूज द फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी सिनोनियम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो ये जो दिया है आपका ये कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन कांग्रेशन का इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है मंडली। अब इसी के समान मंडली अर्थ रखने वाला कौन सा शब्द होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, असेंबलीज। ठीक है, आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए, नियरली अपोजिट, ये करिए नियरली अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द हमसे पूछा है। और किसका पूछा है क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा है रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड का हिंदी अर्थ क्या होता है, स्मरण होता है, और इसका हमें अपोजिट बताना है यानी उल्टा बताना है, विलोम बताना है, तो वो हो जाएगा फॉरगेट यानी भूलना। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो 43 में क्या कहा जरा इसको भी देख लीजिए। 43 में कह दिया है कि इटेलाइज्ड, ठीक है ना, इटेलाइज्ड वर्ड बताना है, इन समर द वाटर कैप्ट इन अर्थ पास्ट यानी पोस्ट बिकम कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसमें जो होगा आपका अर्थ का अर्थन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की, इसमें क्या रखा है, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब ये जो लीव्स दिया है इसका सिंगुलर हमें पूछना है, मतलब एक वचन पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 44 में, तो इसका जो एक वचन होगा वो जगह लीफ, यानी ये है पत्ती और ये है पत्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें तो इसमें क्या है, ईच वर्ड हैज बीन स्पेल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, ओनली वन अमंग देम इज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेलिंग हमसे पूछा है कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो यो इमरोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। आगे हम बात करें तो ये करेगा क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। तो भैया जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लो, और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें से छांट करके ना, इसमें से छांट कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 47 ये रहे आपके स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यदि हम बात करें 48, 49, 50 की, तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया इनका भी। चलिए
ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हमारा यहाँ से भाग नंबर 3 शुरू हो जाता है सामान्य ज्ञान का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो भैया निर्वाचन आयुक्त की यदि हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 में, तो इसमें कहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कौन से आर्टिकल में की गई है ये हमें बताना है। तो भैया अनुच्छेद 268 से 281 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य की यदि हम बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हाँ ये थे। और कौन कौन थे, तो और भैया ये एन गोपाल भी थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में कहा है, क्या कहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो आपको 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो देखिए अबुल फजल ने जो अकबरनामा पुस्तक पूरी की थी वो 7 वर्षों में पूरी की थी। ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो भैया बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें तो वो अधिवेशन था आपका यानी अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में कहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आपके मनसुख लाल नजर। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक की यदि हम बात करें तो वो थे आपके रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में कहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो भैया गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसको सांत्वना का पुरस्कार किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एलेन कैंपबेल जॉनसन। ठीक है, ये हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 में क्या, 62 और 63 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। 62 में कहा है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। ठीक है, तो सूर्य से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे कौन सा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे ये पूछा है। तो त्वचीय कैंसर मतलब त्वचा से संबंधित त्वचा का कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। ठीक है, तो ये भैया ऑप्शन नंबर सी यानी कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहा निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो भैया कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 65 में कहा है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी भाभा पुरस्कार की बात कर रहे हैं हमसे यहाँ पर। होमी भाभा पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सैद्धांतिक भौतिकी के बारे में क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो इसमें कहा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 66 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रुद्रदामन
प्रथम। 66 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो 67 में क्या कहा है, 67 में क्या रखा हमसे कि औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो साहिबाद उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने जो दी थी वो दी थी आपका जहांआरा को, यानी उसकी बड़ी बहन जो थी उसको। कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था, तो वो कौन से सूफी संत थे जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो 69 में क्या रखा, सूची का मिलान करना है हमें। लो देखो भाई, ये देखो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इधर जो है अभियान वगैरह दिए हैं, अभियान है, मिशन है, और इधर संधि है। कौन सा अभियान कौन से सन में किया गया था ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की यदि हम बात करें तो ये 2001 में, ठीक है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। तो पहले का तीसरा कौन से में भैया, पहले का तीसरा एक में ही है, देखो यही काम हो गया, ठीक है। पहले का तीसरा केवल और केवल हमें इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, तो यहीं से पता चल गया पहले का तीसरा। और साक्षर भारत की यदि हम बात करें 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यदि हम बात करें तो 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर हम बात करें तो 1988 में, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 में क्या कहा है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताइए। यानी हमें ये बताना है कि किसमें अवरोही क्रम पूछा हमसे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में हमसे पूछा है क्या निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे ये पूछा है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो इसमें भी हमें सूची दे रखी है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो ये इधर चक्रवात दिया है और यह देश दिया है, कौन सा चक्रवात कौन से देश में आता है। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बिली की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, देख लो पहले का ए का दूसरा इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। अब दो से मिलाओ। हरिकेन की अगर हम बात करें तो हरिकेन आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी भी बराबर चल रहा। टाइफून की अगर हम बात करें तो टाइफून आता है आपका चीन में, और ये बगियो फिलीपींस में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, मतलब रेड क्लिफ सीमा रेखा की बात करें तो ये तो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है, यह हमें बताना क्वेश्चन नंबर 74 में। तो ये भैया कृषि से है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो इसमें कहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र से न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 75 की यदि हम बात करें तो इसका तो आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पार्ट की, और अगला पार्ट है हमारा गणित का, ठीक है। चलिए गणित को हल करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है संख्या 6 बटे और इसके बटे में दे रखा 7/8, संख्या 6/7 और इसके बटे में दे रखा 7/8। तो देखो पहले इसे देख लो भाई, इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। इसको देख लो, ये दिया है आपका, यानी ये दिया है 6/7/8, तो इसका कैसा लिख लूंगा, इसको लिखेंगे 6 × 8/7, ठीक है। ये ऐसे लिख लेंगे इसको। और यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 6×8 = 48, ठीक है ना। तो 48/8 हो जाएगा आपका यहाँ पर।
वहीं हम अगली संख्या को लिख लेते हैं। अगली संख्या दिया है 6/7 और इसके बटे 8। तो इसे कैसे लिख लेंगे? इसे लिख लेंगे 6/7 गुणा 1/8। अब नीचे वालों के नीचे, ऊपर वालों के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका, यानी 2 से काट लो इसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7 चौक 28। ये आ गया। से कितनी अधिक है ये हमें बताना है। तो देखो अधिक कैसे बताएंगे? जो आपका दे रखा है 48/7, इसमें से हम घटा देंगे 3/28 को। ठीक है, क्या करेंगे? अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम ले लेंगे? 28। यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 7 चौक 28, 4 से, और 4 से गुणा करनी पड़ेगी हमें 48 की। जब 48 को 4 से गुणा करूंगा तो 192 आ जाएगा, और माइनस के 3 यहाँ पर चल गया। 192 से 3 घटा दो तो 189, और बटे नीचे कितना आ जाएगा? 28। भाई जब इससे काट पीट करोगे तो आपका 6 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। 6 सही 3/4 कहाँ दे रखा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कहा है दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्या का औसत 3 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो, दो संख्याओं का 8 है, 2 गुणा 8 प्लस 3 संख्याओं का 3 है, 3 गुणा 3, टोटल कितनी है? 2 प्लस 3। ठीक है, तो औसत यही तो होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 दूनी 16 प्लस 3 तिया 9 और बटे ये हो जाएगा 5। ठीक है, हम जानते हैं 16 और 9 कितना होता है? ये होता है 25। 25/5 और 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या रखा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बजते हैं। तो वह समय बताइए जो अगली बार एक साथ बजेंगे। देखो भैया, कुछ नहीं करना है इसमें। 48 72 108, 48 72 108, इसका लैसे निकाल दो। ठीक है, और जब आप लैसे निकालोगे तो 48 और कितना है 72 और 108, इसका जब आप लैसे निकालोगे तो इसका लैसे निकल के आएगा 432, और 432 को 60 से जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 7 मिनट और आपका 12 सेकेंड। ठीक है, देख लो 7 मिनट 12 सेकेंड कहाँ पर दे रखा आपका? 7 मिनट 12 सेकेंड और 10 बजे की बात कर रहे हैं कि 10 बजे बज रही है वो, ये है। तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हमसे कि 79 में दो संख्याओं का योग 15, उनके वर्गों का अंतर 15, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखो भैया, एक संख्या मान लो x और एक मान लो y, दोनों का योग कितना दे रखा? 15। फिर कह रही है उनके वर्गों का अंतर, यानी x² माइनस y² बराबर 15। ठीक है, दोनों समीकरणों को हल कर लो, और दोनों समीकरणों को जब हल करोगे तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो। देखो समीकरण 2 ये है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप x का मान निकाल लो। देखो ये समीकरण 1 क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 15 दिया है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे? x तो यहीं रहने दो, और 15 और माइनस कितना रख देंगे? y। ये हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ पर रख दो। कैसे रखेंगे? यानी x की जगह कितना रख दूंगा? ये, यानी 15 माइनस वाई इसका स्क्वायर और माइनस y² बराबर 15। ठीक है, इस समीकरण को हल कर लो। ठीक है, इस समीकरण को जब आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों समीकरणों को मिलाकर के, कुल मिलाकर के आपका यहाँ से एक आंसर आएगा। ठीक है, और एक कहाँ दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे कह रहा है a प्लस 1/a बराबर 2, तब 1/3 प्लस 1 प्लस 1/1/3, इसका सूत्र खोल लो। इसका सूत्र खोल दो। इसका सूत्र अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 3 और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। इसकी जगह कितना मान दे रखा है इन्होंने? दे रखा है 2। ये रख दो और आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो इसका तो हमें मान ज्ञात करना है। ये तो ऐसे चलता रहेगा, 3 ये चल लिया है। ठीक है, तो अब इस साइड की जगह कितना रख दूंगा? इस साइड की जगह 2 रख दूंगा। 3 गुणा 2, 2 3 तो ये है, तो यहाँ लिख दे 3 और इसकी जगह 2 रख दूंगा।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और इधर आपका चल के आएगा ये वाला, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक ही a प्लस 1/1 की घात 3, तो कुल मिलाकर के 8 - 6 बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। फार्मूला खोलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है 13 परिणामों का औसत 70, प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 और अंतिम 7 परिणामों का 75, तो 7वां परिणाम क्या होगा। अरे देखो भैया, 65 कितनों का है, 7 का, लिख दिया, प्लस 7 का कितना है 75, और 13 का हमें दे रखा कितना, तो 13 गुणा 70। ठीक है, अब इसकी जब इससे मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 455 आएगा, प्लस जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा 525, माइनस जब 13 की 70 से गुणा करूंगा तो 13 7 91 यानी 910 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 980 में से 910 घटा दूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70, और यही आंसर है। 70 कहाँ दे रखा, ये देखा ऑप्शन नंबर बी में। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 में क्या कहा है, ये कह दिया 82 में कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि जिससे योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें से, 240 ठीक है गुणा 25, 25% कह दिया है, 240 का 25% बटे 100, माइनस 160 का 15 दिया है। ठीक है, तो 160 गुणा 15 और बटे 100, इसको हल कर लो बस। 25 कन 25, 25 चौका 100, और 20 से काट लो, कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, और 20 अट्ठे आ जाएगा 160। ठीक है, कुल में आएगा 15 अट्ठे 120, यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, और ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 60 - 24 बनेगी फ्रैक्शन आपकी, और जब घटाओगे तो 36 आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ दे रखा है 36, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा, 25 की घात 2.5 अनुपात 25 की घात 3 का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे भाई, देखो कुल मिलाकर के आपका 25:1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ये दिया है ना, दिया है 25, 25 को लिख लेंगे 5 की घात 2 और इसकी घात 2 अनुपात 5, और अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है आपका 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 ये है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें 2.5 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 की घात 3 ये 5 की घात 5 हो जाएगा, और अनुपात 5 की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी यदि हम बात करें तो इसमें से जब हम लिखेंगे ऐसे 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3, तो भाग में घातें घट जाती है, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगी, 2 का मतलब हो जाएगा 25 और अनुपात 1, यही आ जाएगा आपका। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कहा है 3 संख्याओं का योग 68 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात से 2:3 तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अनुपात से 5:3 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कुल मिलाकर करना यह है, ये कह दिया है 3 संख्याओं का योग 68 है, ये कह दिया पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली ए मान ली दूसरी मान ली बी। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया है, ये कह दिया है कि 2:3, तो इसका 2 और इसका 3। फिर वो कह दिया बी और सी मान लो, यानी दूसरी और तीसरी, यानी बी अनुपात सी मान लो, तो इनका अनुपात कितने दिया 5:3। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी रख लो, ए बी का कितना दिया 2:3, इसका कितना दिया बी सी का, यानी बी सी का 5:3। यहाँ इसका पड़ोसी आ जाएगा, कौन आ जाएगा 3, और यहाँ इसका पड़ोसी आ जाएगा, यानी इसका पड़ोसी 5। अब सबको कर लो, 3 तिया कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10:15 और अनुपात 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 10:15 अनुपात 9।
हमसे कह दिया है कि इन सब का योग। अब देखो 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 9 कितने हो गए आपके हो गया 34। ये कह दिया 34 नहीं है, कितना है 68 है, 68। हम जानते हैं 34 दूनी 68, मतलब 2 आ गया हमारा, चाहे यहाँ x रख लो, x का मान कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मान कितना आया 15, 15 दूसरी संख्या क्या है b, b का मान आ गया 15 और x का मान आया 2, तो 15 गुणा 2 कर दूंगा, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है कि 93,60,000 के लाभ को 4:11:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, अभिषेक और गरिमा में बांटा जाना है, गरिमा को कितना रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं। देखो भैया, पहले इनका अनुपातिक योग निकाल दो, 11 और 5, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो टोटल तो हो गया आपका 20। अब हमसे पूछा गरिमा का भाग, अब गरिमा दूसरे नंबर पर दी है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, गरिमा तीसरे नंबर पर दी है तो 5 हो जाएगा, यानी 5/20। और टोटल कितना दिया है 93। और ये इसको हल कर लो, एक से कट गया ये और 2 से इसे काट के और सबकी गुणा कर दियो तो कुल मिला करके 23,4000 आ जाएगा। 23 और 4000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो 86 में क्या रखा है कि किस धनराशि पर 2 वर्ष में 8% पर साधारण ब्याज 5r/2 होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो 5r है, गुणा कितना कर दूंगा 100। ठीक है, मूलधन गुणा ब्याज दर, साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो 2 गुणा 2 और गुणा कितना हो जाएगा r। 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा 4 पंजे 20, यानी 4 से कितना कटेगा 25 बार कटेगा और 8 से कट जाएगा r और 25 पंजे 125, 125 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है भाई, कई बच्चों ने कमेंट किया और कमेंट करने के बाद ये कहा कि सर थोड़ा मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए टाइम दे दिया करो और कुछ मैथ के क्वेश्चन हमें भी हल करने के लिए दिया करो। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर आपकी फरमाइश पूरी की जाती है। लो, ये आपको मैं चार पाँच क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89, जो कि बहुत ही ईजी है। चलो करो, स्क्रीनशॉट लो और करो। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो 87 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 7,000। और 88 की वही हम बात करें तो 88 का आंसर आएगा आपका 24। भाई आप लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 89 की यदि हम बात करें तो अगर तुम कहो तो मैं हल करा देता हूँ। लो देखो 89 कैसा होगा। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। बताइए यात्रा कितनी लंबी है। कुल मिलाकर के हमें दूरी बतानी है। अब दूरी हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, दूरी हमने x मान ली। क्या है ये x हमारी दूरी है। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल कितना समय ले लिया 15 मिनट। तो इसको मैं कैसे करूँगा, यानी x/40 माइनस x/42 और टोटल 15 मिनट है तो 60 से भाग दे दूंगा। इस समीकरण को हल कर लो, आपको करने के लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। 210 आना चाहिए, करके देखो कैसा आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमसे क्या रखा कि क्वेश्चन नंबर 90 और 92, मतलब 90, 91, 92, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जरा देखो कैसे करने हैं, ये लो इसका स्क्रीनशॉट। 91 तक मैंने आपको दिखा दिए हैं, चलो करो, करके बताओ। ठीक है, 90 का आंसर सी आएगा, करके देखना। बहुत हल्के हैं भाई साहब, इसमें से पढ़ के तो उत्तर देना है। ये कह दिया 15 से 40 वर्षों के आयु के वर्ग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया 1000 है। ठीक है, देख लो निकाल के, कैसे निकालोगे 90 को, सबको जोड़ देना। और वहीं 91 की हम बात करें तो लो 91 भी आप लोग कर लो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें
भी करने के लिए दो, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, इसी नाम से BPS एजुकेशन AR। टेलीग्राम पर मैंने पूरे प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं ऐसी बिना सोल्व किए, वो आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। BPS एजुकेशन AR टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। लोग क्वेश्चन नंबर 93 भी बहुत हल्का है, चलो करो, कितने करने वाले बनने हो? ठीक है, ये कहते हैं सर हमें भी दो। अरे भाई पहले तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं कर रहे तो लो, मैं छोड़ लिया हूँ आपके लिए, आप करो। लो करो, कितना करने वाले बने हो? क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में कहा 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के योग के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं। देखो तीन, अरे ये तो 93 मैंने तुम्हें दिए है, ये वाला 94। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, उनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, छोटी भुजा की तुंगता क्या होगी? देखो भाई कैसे करेंगे 94। एक को मान लो 5x, एक को मान लो 4x, ठीक है ना। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता, क्या होता? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार कम मान लो कितना 5x, गुणा ऊंचाई कितनी है 20, और क्षेत्रफल कितना दे रखा 1000। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब इसकी काट फाट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अरे 20 से ऐसे काट लो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 1 0 20 पंजे, ठीक है। ये तो कुल मिलाकर के आपका 10 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 5 9 50, इससे काट दो तो 10 आ गया। अब भुजा पूछ लिया तुमसे, तो x का मान तो आपका आ गया 10। एक भुजा को मान लिया हमने कितना, एक को 5x, एक को 4x, ठीक है। तो 5x का मतलब 50, 4x का मतलब देखो 5x और 4x, तो यहाँ x का मान रख देंगे 10, तो ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी 40। ठीक है, तो पूछा हमसे कि भुजा पर तुंगता है, ठीक है। तो भुजा पर तुंगता की यदि हम बात करें, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। अब छोटी भुजा ये है तो 1000/40, लो इससे काट दो तो कुल मिलाकर के आपका 25 आंसर आ जाएगा। जब 40 से 1000 को काटोगे तो 25 बार कटेगा। कहाँ दे रखा 25? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 96 97 लो सारे ही तुम्हें दे दिया, करो यार, कितने करने वाले हो? कहते हो कि सर कमेंट बॉक्स में मुझे परेशान करते हो कि हमें भी क्वेश्चन दिखाया करो, करने के लिए दिया करो। चलो, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका पेपर हो, प्रैक्टिस सेट आप निकालते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने यार दोस्तों में शेयर करो। क्विक फास्ट लाइक कर दो भाई वीडियो को। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा, अपने उज्जवल भविष्य के लिए देखा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू। लाइक कर दो भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।